आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मैं हूं डॉक्टर अमर और आज का टॉपिक है हमारा हाइपरटेंशन के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर मीन्स जो आर्टरीज यानी धमनियों के अंदर जो ब्लड हमारा बह रहा है, उस ब्लड के बहने की वजह से जो वॉल्स होती हैं धमनियों की, उस पे एक दबाव बनता है। इसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि एक आइडियल ब्लड प्रेशर एक हेल्दी ह्यूमन का 120/80 mmHg होता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं। एट्रियम ऊपर के साइड में होते हैं, जो लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम होता है। वेंट्रिकल्स नीचे की तरफ होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हार्ट कॉन्टैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होने को चला जाता है, और जब हार्ट में ब्लड आता है तो वो एट्रियम के थ्रू आता है। हमारा हार्ट दिन रात एक बार कॉन्टैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान एक साउंड उत्पन्न होती है जिसे हम लोग हार्ट बीट कहते हैं, जो आप लोग स्टेथोस्कोप से हार्ट पे लगा के सुनते हैं। जब हमारे नीचे वाले चैम्बर यानी वेंट्रिकल्स कांटेक्ट करते हैं, मींस सिकुड़ते हैं, तो जो ब्लड हार्ट का होता है वो बड़ी आर्टरी मतलब अरोटा में जाता हुआ बॉडी में सप्लाई हो जाता है। जब हार्ट कांटेक्ट करता है तो जो ब्लड हार्ट के अंदर है वो हार्ट से बाहर जाता है, तो वहाँ एक प्रेशर मेंटेन होता है। वो प्रेशर 120 mmHg होना चाहिए, और ये जो प्रोसेस होती है ये 0.3 सेकंड में पूरी हो जाती है। एक बार हार्ट ने कांटेक्ट किया मींस ब्लड जो हार्ट के अंदर था वो बाहर चला गया। अब हार्ट रिलैक्स करेगा, तो जब रिलैक्स करेगा तो एट्रियम के थ्रू उसके अंदर जो ब्लड होगा वो फिल होने लगेगा। एक बार हार्ट ने कांटेक्ट किया, अब वो रिलैक्स करेगा, जब रिलैक्स करेगा तो हार्ट के चेंबर में ब्लड आएगा। तो जिस रफ्तार से आता है वो 80 mmHg की होनी चाहिए। जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और इस प्रेशर को बनने में 0.5 सेकंड लगता है। ब्लड प्रेशर की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से एक हेल्दी ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120 mmHg से कम होना चाहिए सिस्टोलिक, और 80 mmHg से कम होना चाहिए डायस्टोलिक। अब बात करते हैं प्री हाइपरटेंशन की, और एलिवेटेड हाइपरटेंशन भी इसे बोलते हैं। इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो 120 से 129 mmHg तक चला जाता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 ही रहता है। अब आता है हाई ब्लड प्रेशर। इसमें आपका जो सिस्टोलिक होता है वो 130 से 139 mmHg तक जाता है, और आपका डायस्टोलिक होता है वो 80 से 89 mmHg तक रहता है। ये स्टेज 1 का हाइपरटेंशन कहलाता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आपका जो डायस्टोलिक होगा वो 90 से ऊपर चला जाएगा, और जो सिस्टोलिक होगा वो 140 से ऊपर चला जाएगा। इसके बाद एक हाइपरटेंशन और होता है, उसे हाइपरटेंशन क्राइसिस बोला जाता है। इसमें आपका जो सिस्टोलिक होगा वो 180 से ऊपर चला जाएगा, और आपका डायस्टोलिक होगा वो 120 से ऊपर रहेगा। इस प्रोसेस में ये एक इमरजेंसी होती है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, आपका बीपी चेक होगा, आपका इलाज होगा। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। जैसा कि ये एक साइलेंट किलर बीमारी है, इसे साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि 90% केसेस में इसमें किसी प्रकार के भी सिम्टम नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि वो नॉर्मल है, क्योंकि बिना ब्लड प्रेशर अगर सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो ब्लड प्रेशर चेक किए बिना पता ही नहीं चल सकता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है। इसीलिए 30 साल से ऊपर के व्यक्ति अपना ब्लड प्रेशर अवश्य चेक कराएं हर 6 महीने में। यदि आपको कोई सिम्टम ही नहीं आएंगे तो आप ट्रीटमेंट कैसे लेंगे? आपको सिम्टम नहीं आएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म आपका हाइपर टेंशन बना रहेगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। जैसे आपके ब्रेन के लिए कर सकता है, हार्ट के लिए कर सकता है, या फिर आपकी किडनीज के लिए भी कर सकता है। फर्दर ये जब बहुत लंबे समय तक बना रहता है तो किडनीज में भी प्रोटीन्यूरिया हो जाता है, सीकेडी हो जाती है, आईजीए नेफ्रोपैथी वगैरह हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि आपको अगर हाइपरटेंशन से संबंधित सिम्टम आ रहे हैं तो आपको रिलीवेंट जांचें करानी है हाइपरटेंशन से संबंधित, और अपने डॉक्टर से परामर्श करना है। हाइपरटेंशन एक बेनाइन कंडीशन है जो ज्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट लेने पे सही हो जाती है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। पहले नंबर पे हेडेक होगा। हेडेक आपको माइल्ड से मॉडरेट होगा। दूसरे नंबर पे आपका जो विजन है वो धुंधला हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आपको चक्कर आ सकते हैं। सुबह के टाइम पे चक्कर आ सकता है, या शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकता है। आपको स्वेटिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, आपके शरीर में बहुत थकान हो सकती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है। आपका जो चेस्ट पेन होगा वो आपके लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट कर सकता है, वो एपिगैस्ट्रियम रीजन की तरह रेडिएट कर सकता है, या फिर वो आपके बैक में भी जा सकता है, या कभी कभी वो जॉ की तरफ भी जाता है। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो अर्जेंटली आपको आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए,
अपनी जांचें करानी चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कुछ लोगों में नेजल ब्लीडिंग होने लगती है हाइपरटेंशन की वजह से, ये भी एक इमरजेंसी है। इसमें भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब हाइपरटेंशन काफ़ी समय तक बना रहता है तो वो हमारे लंग्स को भी क्षति पहुंचाता है, हार्ट को भी क्षति पहुंचाता है, जिसके वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और इस वजह से हमें हार्ट अटैक, पल्मोनरी एडिमा या एंजाइना जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लड इन यूरिन, इसको पिंक यूरिन भी बोलते हैं। यूरिन में ब्लड हाइपरटेंशन की वजह से भी आ सकता है, या आपके रीनल में स्टोन है उस वजह से भी आ सकता है, या यूटीआई या कोई इन्फेक्शन है उस वजह से भी आ सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से जो आपकी किडनी में ब्लड सप्लाई होती है वो हैम्पर कर जाती है। उसके वजह से नेफ्रॉन्स क्षतिग्रस्त होते हैं तो आपको प्रोटीनूरिया के सिम्टम आ सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज हो सकती है, आईजीए नेफ्रोपैथी हो सकती है। इसलिए पेशेंट को सही समय पे अपना एवोल्यूशन कराना चाहिए और सही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। हाइपरटेंशन के और भी सिम्टम होते हैं, जैसे कंफ्यूजन होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है, नर्वसनेस होती है और काफ़ी पसीना आता है, नींद चली जाती है और काफ़ी थकावट आती है। अब बात करते हैं क्या कारण है कि हमको हाइपरटेंशन होता है। ज़्यादातर केसेस में, अप्रॉक्सीमेट 90% केसेस में कोई कॉज नहीं है हाइपरटेंशन का। इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। बाकी के 5 से 10% केसेस में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जैसे हाइपरकैल्सीमिया होगा या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, या सीकेडी के वजह से हो सकता है, या हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, या कभी-कभी ये ड्रग इंड्यूस्ड भी होता है, जैसे एनसैड्स हो गई या अल्कोहलिक हो गई या कोकीन वगैरह से भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके बचाव और ट्रीटमेंट के बारे में। हमें कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें हमारी सांस फूले, जैसे साइकिलिंग करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, तेज-तेज चलना चाहिए या हमको जॉगिंग करनी चाहिए। साथ ही हम अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। खाने में नमक की मात्रा 5 ग्राम से कम रखनी है, क्योंकि नमक में सोडियम होता है। सोडियम हमको पानी रिटेन करने में मदद करता है। तो अगर हम ज़्यादा नमक खाएंगे तो ज़्यादा पानी रिटेन होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए नमक का उपयोग कम से कम करें। अपनी ओबेसिटी को कम करना है। ओबेसिटी कम कैसे होगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ऑयली फूड जैसे पूड़ी, पकौड़ा, समोसा, पराठा, इन सब पे कंट्रोल करना पड़ेगा। या बाहर की चीज़ें हैं जैसे फास्ट फूड है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, इस तरीके की चीज़ों से हमें परहेज करना पड़ेगा। या तो बहुत ही कम खाएं या ना खाएं। सैचुरेटेड फूड की मात्रा में हमें कमी करनी पड़ेगी। जो फूड हमें एनिमल से मिलता है, जैसे चिकन हो गया, एग हो गया, और हमको अपने प्लांट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी बढ़ानी चाहिए। हमें प्लांट फूड ज़्यादा खाना चाहिए। इसके अलावा मेडिकेशन में एस इनहिबिटर, एआरबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायबिटिक्स, ये मेडिसिन आती हैं। लेकिन ये मेडिकेशन आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही लेनी है, क्योंकि हर बीमारी के अकॉर्डिंग उसकी मेडिकेशन होगी। इसके कॉम्प्लिकेशन में कुछ मेडिकेशन अलग होगी, नॉर्मल हाइपरटेंशन में मेडिकेशन अलग होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।